स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज हम डिजिटल फाइनेंस के युग में जी रहे हैं। ऑटो रिक्शा और डे टू डे ग्रोसरीज के पेमेंट से लेके फूड ऑर्डरिंग, फोन और क्रेडिट कार्ड के बिल्स और यहाँ तक कि कॉलेज की फीस जैसे ट्रांजैक्शंस ज्यादातर डिजिटल पेमेंट मोड से ही किए जाते हैं। इस वजह से बड़े अमाउंट्स में कैश रखना हिस्ट्री बन चुका है। लेकिन सोच के देखिए, ऑन वन फाइन डे बिना किसी वार्निंग के आपके बैंक अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शंस पर रोक लग जाए। ना तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर पाए और ना ही एटीएम से कैश विड्रॉल। लाइफ एक स्टैंड स्टिल पहुंच जाएगी, है ना? आपका अगला स्टेप क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली आप अपने बैंक को फोन करके इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करेंगे। पर अगर बैंक में कॉल लगाना ही इम्पॉसिबल हो जाए, या तो सारी लाइंस बिजी आने लगे, या फिर कोई आपका फोन ही ना उठाए, फिर आप क्या करेंगे? लाजमी है अपनी बैंक ब्रांच पर फिजिकल विजिट के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। सोचिए, आप बैंक ब्रांच पहुंचते हैं और वहां आपके जैसे हजारों कस्टमर्स खड़े हैं। सबके पास सेम प्रॉब्लम है, सबके पास सेम सवाल है। आपके बैंक के एम्प्लॉइज बताते हैं कि गवर्नमेंट या आरबीआई ने इस बैंक के सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। एक भी पैसा इन अकाउंट से नहीं निकाला जा सकता। जाहिर है सभी लोग मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे और ये डिमांड करेंगे कि उनके अकाउंट में जितने पैसे हैं उन्हें लौटा दिए जाएं। इस सिचुएशन को बैंक रन कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी बैंक के पास अपने सारे डिपॉजिटर्स के पैसे एक साथ वापस करने लायक रिसोर्सेज नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक्स अपने साथ टोटल डिपॉजिट्स का एक छोटा हिस्सा रख के बाकी का पैसा लोन पर देते हैं, जिससे इंटरेस्ट के फॉर्म में बैंक का रेवेन्यू जनरेट होता है। कुछ ऐसे ही प्रोटेस्ट आज चाइना में देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनके बारे में सुना ना हो, जिसका रीजन काफी ऑब्वियस है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नेबर वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑथोरिटेरियन कंट्री है, जहां मीडिया और प्रोटेस्ट दोनों पर ही गवर्नमेंट का रिप्रेसिव कंट्रोल है। अप्रैल से ही चाइना के हिनान प्रोविंस में 4 रूरल बैंक्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिपॉजिट्स को फ्रीज कर दिया है, जिससे लाखों कस्टमर्स सड़क पर आ गए हैं। ऑलरेडी ड्रैकोनियन कोविड लॉकडाउन्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रिकॉर्ड नंबर्स पार कर चुकी है, जिसकी वजह से चाइना में लॉकडाउन एनफोर्समेंट के वायलेंट सीन्स हमने हाल ही में देखे हैं। कुछ ही दिन पहले इस चैनल पर हमने आपको चाइना के रियल एस्टेट क्राइसिस और चाइनीज लोन एप्स के माफिया के बारे में बताया था, जिसका शिकार रिसेंटली बहुत से इंडियंस हुए हैं। लेकिन अब लग रहा है कि चाइना की ये चालें उल्टा चाइना को ही नुकसान पहुंचा रही है। आज इस वीडियो में आपको चाइना में बढ़ती फाइनेंशियल केओस और इनसिक्योरिटी के बारे में बताएंगे। देखेंगे कि श्रीलंका जैसे दुनिया के बहुत से देशों को डेट ट्रैप में फंसाने चले चाइना के अपने घर में किस तरह फाइनेंशियल सेक्टर वर्चुअली अनरेगुलेटेड तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू इंडियन सोवरेनिटी को थ्रेटन करने वाले चाइनीज बुली की असल हालत कितनी बुरी है, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ ही आपको बता दें कि ये टॉपिक यूपीएससी सीएसई में GS2 के इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन और GS3 के इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट टॉपिक्स के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 8 अगस्त है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग 6 PM रहेगी। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चाइना में हो रहे बैंक रन्स की स्टार्टिंग हुई 3 बहुत ही छोटे रूरल विलेज एंड टाउन बैंक से, जो चाइना के हिनान प्रोविंस में लोकेटेड है। विलेज एंड टाउन बैंक्स को आप इंडिया की कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। चाइना के टोटल नंबर ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का 84% हिस्सा ये VTBs कंप्राइज करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस माइक्रो फाइनेंस का एक पिलर है।
जो रूरल चाइना में फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। एक ही महीने के अंदर इन 4 बैंक्स के अलावा नेबरिंग एनहुई प्रोविंस में 2 और बैंक्स के साथ सेम सिनेरियो हुआ। इन 6 बैंक्स में से 5 बैंक्स में एक ही मेजर शेयर होल्डर बैंक है। शुचांग रूरल कमर्शियल बैंक करीब 4 लाख डिपॉजिटर्स के 40 बिलियन युआन यानी करीब $6 बिलियन के डिपॉजिट्स फ्रीज कर दिए गए थे। सभी बैंक्स में सेम प्रॉब्लम देखने को मिली। डिपॉजिटर्स अपनी हार्ड अर्न्ड लाइफ सेविंग्स विड्रॉ करने में असमर्थ थे। इस वजह से इन दोनों प्रोविंसेस में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इन प्रोटेस्ट को देखते हुए पूरे देश में डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया और स्मॉल बैंक्स की बैंकरप्सी को लेकर पैनिक फैल गया। इस वजह से उन स्मॉल बैंक्स में भी बैंक रन्स होने लगे जहां अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए थे। ये प्रोटेस्टर्स पीसफुल एंड अनआर्म्ड थे, लेकिन इन प्रोटेस्ट के बाद वही हुआ जो चाइना में किसी भी प्रोटेस्ट के बाद होता है, पुलिस रिप्रेशन। तियानामेन स्क्वायर मैसेकर के बारे में आपने शायद सुना हो। चाइना में 1989 में तियानामेन स्क्वायर पर एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए मामूली से प्रोटेस्ट में बुलेट प्रूफ आर्मर्ड व्हीकल्स देख के बहुत से लोगों को डर था कि 1989 के सीन्स कहीं रिपीट ना हो जाएं। ये प्रोटेस्टर्स कुछ ड्रामेटिक डिमांड्स के साथ नहीं आए थे, अपने मेहनत की कमाई वापस लेने आए थे। कोविड पैंडेमिक की वजह से इनमें बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी और अब अपनी सेविंग्स भी विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। हेनान प्रोविंस की ज़ेंगज़ोउ सिटी में अथॉरिटीज ने चाइना के डिजिटल कोविड हेल्थ कोड सिस्टम को ही टैंपर कर दिया, जिससे प्रोटेस्टर्स घर से ना निकल पाए। बेसिकली इंडिया से अगर कंपेयर करें तो आप सोच सकते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप पर गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर कर दे, जिससे आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना कर पाए और पब्लिक प्लेसेस में घूमने पर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही इन प्रोटेस्टर्स के साथ भी किया गया। गवर्नमेंट रिप्रेशन के डर से प्रोटेस्टर्स अपना पैट्रियोटिज्म दिखाने के लिए नेशनल फ्लैग्स डिस्प्ले करने की स्ट्रेटजी के साथ आए थे। बैनर्स में सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ मैसेजेस लिखे थे, क्योंकि चाइना में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का मतलब है प्रोटेस्ट करने वाले की डिसअपीयरेंस। ये प्रोटेस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव टाइम पर हो रहा है, जब कुछ ही महीनों में शी जिनपिंग चाइनीज हिस्ट्री का पहला 3rd टर्म का अप्रूवल असेंबली में लेने वाले हैं। जिनपिंग के लिए लार्ज स्केल प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट साबित हो सकती है। दोस्तों, ये सवाल भी मन में उठना लाजमी है कि बैंक रन्स की स्थिति आखिर खड़ी क्यों हुई। इसके पीछे लैक ऑफ फाइनेंशियल ओवरसाइट की एक लंबी ट्रेल है। दोस्तों, चाइना में फाइनेंशियल इंक्लूजन के पिलर्स ये विलेज एंड टाउन बैंक्स इंडिविजुअली स्मॉल साइज भी हैं और रिस्क मैनेजमेंट में बहुत वीक भी। चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 186 रूरल कोऑपरेटिव्स और 103 वीटीबीज को रिस्कीएस्ट चाइनीज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया है। दूसरे शब्दों में या फिर कहें आसान शब्दों में, चाइनीज रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का 7.5% ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क पर है। इन बैंक्स की वल्नरेबिलिटी, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और हाई लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखते हुए 2018 से ही चाइनीज रेगुलेटर्स ने इन बैंक्स के ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स शुरू कर दिए थे। इन एफर्ट्स के थ्रू करीब $385 बिलियन के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। साथ ही चाइना के सेंट्रल बैंक्स ने $20 बिलियन के करीब की कैपिटल रूरल स्मॉल बैंक्स में इंजेक्ट भी की। बहुत से ऐसे बैंक्स के मर्जर्स और रीस्ट्रक्चरिंग भी किए गए। इस सब के बीच चाइनीज रेगुलेटर्स की नज़रों से दूर एक नई समस्या खड़ी हो गई, डिजिटल डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। बेसिकली सोच के देखिए कि जिस तरह इंडिया में ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदी जा सकती हैं, उसी तरह आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे फिक्स्ड डिपॉजिट भी खरीद सकें। विलेज एंड टाउन बैंक्स की सबसे बड़ी वीकनेस है इनका लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि इनके ज़्यादातर डिपॉजिटर्स स्मॉल स्केल डिपॉजिटर्स हैं। इनकी लो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से इंटरनली कैपिटल जनरेट करना भी पॉसिबल नहीं है। स्मॉल स्केल और खराब क्रेडिट रेटिंग्स की वजह से ये बैंक्स स्टॉक मार्केट के आईपीओ जैसे एक्सटर्नल चैनल्स के थ्रू भी फंड्स रेज नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में ऑनलाइन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स इन बैंक्स के लिए डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करने का एक आसान रास्ता बन गए। बहुत से विलेज एंड टाउन बैंक ने ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स पर डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिपॉजिट प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। कस्टमर्स पाने के लिए इन पोर्टल्स पर इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलता है, जहां ज्यादातर कस्टमर्स उसी बैंक के प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा हो और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली इंटरेस्ट पेमेंट करता हो।
इस अनहेल्दी कंपटीशन की वजह से बहुत से ऑनलाइन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में अनरियलिस्टिक इंटरेस्ट रेट्स प्रॉमिस किए गए। साथ ही कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से बैंक्स ने कैश रिवॉर्ड्स और वाउचर्स जैसे इंसेंटिव्स भी देने शुरू कर दिए। इन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट $7 जितने छोटे अमाउंट से शुरू हो जाती है और साथ ही किसी भी टाइम पर विड्रॉल पॉसिबल है। यानी एफडी की तरह कोई मिनिमम टाइम पीरियड भी नहीं है जो बैंक्स के लिए क्वेश्चन बन सके। सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह फंड्स को कभी भी निकाला जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल्स बैंक से कमीशन के रूप में 0.2 से 0.3% तक की ट्रैफिक डाइवर्जन फी भी कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा पोर्टल्स पर आई कैचिंग स्पॉट्स या एड्स देने के लिए बैंक्स को प्रीमियम भी देना पड़ता है। 2020 के एंड तक इन ऑनलाइन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में करीब $81 बिलियन के डिपॉजिट्स आ चुके थे। दोस्तों, यूजुअली बैंक्स की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए इंटरबैंक फाइनेंसिंग का इस्तेमाल होता है, जहां सरप्लस फंड होल्डिंग बैंक्स शॉर्ट नोटिस पर नीडी बैंक्स को लेंड करते हैं। इसे मनी मार्केट भी कहा जाता है। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर हो गए कि इन्होंने इंटरबैंक फाइनेंसिंग को भी रिप्लेस कर दिया। दोस्तों, इस अनहेल्दी कंपटीशन की वजह से इन बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ पर दो बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस हुए। पहला ये कि स्मॉल अमाउंट्स और इजीली विथड्रॉएबल टर्म्स की वजह से बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्रिएट हो गई, क्योंकि डिपॉजिटर्स अपने पैसे मांगने कभी भी आ सकते थे। दूसरा ये कि अनरियलिस्टिक इंटरेस्ट रेट की वजह से कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे इन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी और कम हो गई। लो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से इन बैंक्स ने रिस्की इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए, जिनकी मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म थी और लॉस का रिस्क भी हाई था। यानी लायबिलिटी शॉर्ट टर्म की है और एसेट्स लॉन्ग टर्म। इस सिचुएशन को एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहा जाता है, जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का लीडिंग कॉज है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन इंडिया में 2018 में IL&FS के साथ हुई थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस का खतरा पैदा हो गया था। साथ ही ये लोकल बैंक्स जो लिमिटेड ज्योग्राफी में ऑपरेट करने के लिए बनाए गए थे, इन्होंने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के थ्रू नेशन वाइड एक्सपोजर डेवलप कर लिए, जिसकी वजह से इनका फेलियर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर खतरा डाल सकता है और लार्ज स्केल सोशल अनरेस्ट का कारण बन सकता है। इन सब कारणों से चाइना का बैंकिंग सिस्टम एक टाइम बॉम्ब की तरह बन चुका है, जो फटने के लिए बस ट्रिगर का इंतजार कर रहा था। बहुत समय तक ऑनलाइन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के खतरे को चाइनीज रेगुलेटर्स ने अनदेखा किया, लेकिन ये सिचुएशन दो वजहों से बदली। पहली ये कि इन हाई इंटरेस्ट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स ने बाकी बैंक्स पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रेशर डाला। इस वजह से चाइना की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए लोन लेना महंगा होने लगा। ये गवर्नमेंट के पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के लिए एक एडवर्स और बैड न्यूज थी। दूसरी वजह थी कि अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्वेस्टर्स ने चाइना के लोकल गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपैलिटीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना रोक दिया। इन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट्स कंपैरेटिवली कम थे और मैच्योरिटी पीरियड भी ज्यादा था। ये दोनों रीजंस गवर्नमेंट को नींद से जगाने के लिए काफी थे। चाइनीज ऑथोरिटेरियन कल्चर में कोई भी स्टेप ग्रेजुअली या फेज मैनर में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं सडन और ड्रैकोनियन होते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जनवरी 2021 में चाइनीज रेगुलेटर्स ने बैंक्स को थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डिपॉजिट प्रोडक्ट्स बेचने से रोक लगा दी। इस सडन बैन ने बहुत से छोटे बैंक्स का लाइफ सपोर्ट ही काट दिया और करीब 1 से 2 ट्रिलियन युआन के मार्केट को रेगुलेटर्स ने एक झटके में खत्म कर दिया। इस वजह से चाइनीज बैंक्स के पास कैपिटल रेज करने का एकमात्र तरीका भी खत्म हो गया। बैंक्स की बाकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म और रिस्की थी। इस वजह से डिपॉजिटर्स को शॉर्ट टर्म में पैसे देने के लिए बैंक के पास कोई और तरीका नहीं बचा। इसी वजह से ये सिचुएशन बैंक रन में बदल गई। ये माना जा रहा है कि ऑनलाइन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को बैन करने का मेन रीजन था कंपनीज के लिए इंटरेस्ट रेट कम करवाना और सिटीजन्स के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रेस्ट्रिक्ट कर देना, जिससे लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो मजबूर हो जाएं। दोस्तों, चाइना में इन प्रोटेस्ट पर लिए गए रिप्रेसिव मेजर्स कोई आइसोलेटेड ऑकरेंस नहीं है, बल्कि एक लार्जर डिजाइन का पार्ट है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हाई डेट के मॉडल पर चल रही है। चाइना अपना डेट टू जीडीपी रेशियो 66% पर रिपोर्ट करता है, लेकिन एक कॉमन नॉलेज है कि यह सच से बहुत दूर है। चाइनीज इकोनॉमी आज हेविली इंडेटेड है और साथ ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू चाइना श्रीलंका जैसी वल्नरेबल कंट्रीज को भी डेट ट्रैप में फंसा रहा है। ये सिचुएशन ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए
खतरे की घंटी है। साथ ही इन बैंक्स को क्रश करके चाइना दुनिया से अपनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को छुपाना चाहता है, जो ओवर द ईयर बिल्ड हुई है चाइना के लैक ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन की वजह से। जिस रेगुलेटरी फेलियर की वजह से चाइनीज लोन एप्स इंडिया में डिपॉजिटर्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वही रेगुलेटरी फेलियर अब चाइना के लिए सरदर्द बन गया है। दोस्तों, इस दुनिया की सून टू बी लार्जेस्ट इकोनॉमी की इस कहानी से ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्टकमिंग्स हाईलाइट होती है, जहां गवर्नमेंट किसी भी तरह के आर्बिट्री एक्शंस के थ्रू सिटीजन्स को रिप्रेस कर सकती है और लगातार करती भी आ रही है। यहाँ तक कि चाइनीज सिटीजन्स के पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है। गवर्नमेंट लोगों को कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर सकती है, जो इस केस में लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, और लोगों के पास कोई रिकोर्स भी अवेलेबल नहीं है। वहीं इंडिया को देखा जाए तो जब आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पे ब्लैंकेट बैन लगाया तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को इनवैलिडेट कर दिया। भारत में बैंकिंग सेक्टर की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि आरबीआई की सुपरविजन और मॉनिटरिंग का कोई मुकाबला ही नहीं है। टेरिटोरियल ग्रीड से अगर आगे देख सके तो चाइना आरबीआई से बहुत कुछ सीख सकता है। इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसमें मिनिमम कैपिटल नॉर्म्स शामिल हैं। साथ ही वीक बैंक्स को एनएबीएआरडी के थ्रू रीफाइनेंसिंग और क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करी जाती है, जिससे उन्हें फंड्स के लिए ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ना बेचने पड़े। इंटरबैंक फाइनेंसिंग और मनी मार्केट मेंटेन करने के लिए आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू टाइम टू टाइम फंड्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। रेपो रेट के थ्रू इंश्योर किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स अनरियलिस्टिक लेवल पर ना पहुंचे। साथ ही इंटरेस्ट रेट्स की मिनिमम यानी फ्लोर रेट और मैक्सिमम यानी सीलिंग रेट भी इम्पोज की जाती है। अगर वर्स्ट केस में किसी बैंक के अकाउंट्स को फ्रीज करना ही पड़ जाए, आरबीआई एक डेफिनेट पीरियड के लिए विड्रॉल्स पर मोरेटोरियम लगाता है, लेकिन कुछ मिनिमम विड्रॉल पर मंथ अलाउ भी करता है। साथ ही डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू 5 लाख रुपीस तक के सारे डिपॉजिट्स इंश्योर्ड भी रहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा कि किस वजह से चाइना में सिटीजन्स का बैंकिंग व्यवस्था पर से भरोसा उठता जा रहा है। चाइनीज फाइनेंशियल रेगुलेशन की खस्ता हालत की ये सच्चाई हमने देखी, और साथ ही देखा कि भारत में आरबीआई किन स्टेप्स के थ्रू चाइना जैसी सिचुएशन को अवॉइड कर पाया है। दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, वहाँ की लैक ऑफ फ्रीडम को देख के हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय नागरिक हैं। ये फ्रीडम हमें अनेक बलिदानों के बाद मिली है, जिसकी हिफाजत हमारे ही हाथों में है। इसी थॉट के साथ आने वाली आज़ादी की 75वीं सालगिरह को हम धूमधाम से मनाएंगे और आइडिया ऑफ इंडिया को फिर से याद करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, examine the causes of recent protest by depositors of some cooperative banks in India and steps taken by RBI to maintain depositors' confidence. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।